ताइवान के एक आलीशान होटल के बाहर लूसी अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ खड़ी है, जिससे उसकी मुलाकात सिर्फ एक हफ्ते पहले हुई थी। रिचर्ड के हाथ में एक रहस्यमयी ब्रीफकेस है। वो लूसी से कहता है कि बस इसे होटल के अंदर रिसेप्शन पर मिस्टर जंग को दे दो और वापस आ जाना, लेकिन लूसी साफ मना कर देती है। पिछली रात की पार्टी के बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे घर जाकर अपनी परीक्षा की तैयारी भी करनी है। रिचर्ड बार बार जिद करता है। जब लूसी पूछती है कि वो खुद क्यों नहीं जाता, तो वो बताता है कि इस हफ्ते वो 3 बार यही ब्रीफकेस लेकर इस होटल में आ चुका है। अगर दोबारा गया तो लोग उसे पहचान लेंगे, इसलिए अब ये काम लूसी को करना होगा। लूसी फिर भी इनकार कर देती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसकी कलाई को ब्रीफकेस से हथकड़ी लगा देता है और $500 उसके कपड़ों में ठूंस देता है। अब लूसी के पास अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रिसेप्शन पर पहुंचकर वो घबराते हुए मिस्टर जंग का नाम लेती है और कहती है कि उसे रिचर्ड ने भेजा है। रिसेप्शनिस्ट ऊपर फोन करता है, कई बार उसका नाम पूछता है और फिर उसे वहीं इंतजार करने के लिए कह देता है। अचानक कई विशालकाय चीनी गार्ड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बाहर खड़ा रिचर्ड ये सब देखकर मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल एक गोली चलती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। उधर गार्ड्स लूसी को जबरदस्ती पकड़कर लिफ्ट में डाल देते हैं और सीधे जंग के कमरे में ले जाते हैं। कमरे में दाखिल होते ही लूसी की नजर बगल में पड़ी एक लाश पर पड़ती है। उसे इतनी तेज उल्टी आती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती। कुछ देर बाद जंग बाहर आता है। उसके हाथ और चेहरा खून से सने हुए हैं। वो एक शब्द भी अंग्रेजी नहीं बोलता, इसलिए वो स्पीकर फोन पर एक अनुवादक को जोड़ता है। पहला सवाल होता है, ब्रीफकेस में क्या है? लूसी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे तो सिर्फ ये बैग पहुंचाने के लिए कहा गया था। जंग कागज पर 140 लिखता है और उसे ब्रीफकेस खोलने का इशारा करता है। उसके सभी आदमी पीछे हट जाते हैं और ढाल पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इसमें बम न हो। कांपते हाथों से लूसी कोड डालती है। ब्रीफकेस खुलते ही अंदर 4 पैकेट दिखाई देते हैं, जिनमें नीले रंग का रहस्यमयी क्रिस्टल पाउडर भरा होता है। जंग अपने आदमियों से एक कैदी को लाने के लिए कहता है। उसे जबरदस्ती वो पाउडर खिलाया जाता है। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में तेज झटके शुरू हो जाते हैं। वो पागलों की तरह हंसने लगता है और अगले ही पल जंग उसे गोली मार देता है। इसके बाद जंग लूसी से कहता है कि अब से वो उसके लिए काम करेगी। लूसी बिना डरे मना कर देती है। जवाब में जंग का एक आदमी उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। इसी बीच कहानी हमें प्रोफेसर नॉर्मन के पास ले जाती है, जो दिमाग पर लेक्चर दे रहे हैं। उनके मुताबिक इंसान अपने दिमाग की क्षमता का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, जबकि डॉल्फिन जैसे जीव इससे भी ज्यादा क्षमता का उपयोग करते हैं। प्रोफेसर सवाल उठाते हैं, अगर इंसान अपने दिमाग का और बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर पाए तो वो आखिर क्या क्या कर सकता है? उधर लूसी की आंख खुलती है। वो खुद को होटल के एक कमरे में पाती है। उसके कपड़े बदले जा चुके हैं, बिस्तर पर खून के निशान हैं और पास में मेडिकल उपकरण पड़े हैं। उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। वो नीचे देखती है। उसके पेट पर ताजा ऑपरेशन का निशान और मोटी पट्टी बंधी हुई है। तभी दरवाजा खुलता है। जंग के आदमी उसके कपड़े फेंकते हैं और बिना कुछ बताए उसे फिर से अपने बॉस के सामने ले जाने लगते हैं। लूसी घबराकर पूछती है, तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया? उसे बताया जाता है कि बेहोश होने के दौरान उसके पेट में नीले रंग के रहस्यमयी पाउडर का एक पैकेट सिल दिया गया है। अब उसे इसे बिना किसी शक के यूरोप पहुंचाना होगा। सिर्फ वही नहीं, ब्रीफकेस में 4 पैकेट थे, इसलिए 3 और लोगों को भी इसी तरह तैयार किया गया है। चारों के पेट पर ऑपरेशन के ताजा निशान है। जाने से पहले उन्हें साफ धमकी दी जाती है, अगर किसी ने पुलिस से संपर्क किया तो उसके परिवार की लाशें मिलेंगी। इधर प्रोफेसर नॉर्मन अपने लेक्चर में समझाते हैं कि अगर इंसान अपने दिमाग का 10% से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उनके मुताबिक हर जीव का मकसद समय हासिल करना है। अगर माहौल खतरनाक हो तो वो अमर बनने की कोशिश करेगा और अगर सुरक्षित हो तो अपनी नस्ल बढ़ाने की। उधर लूसी खुद को एक सुनसान इमारत में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। एक गुंडा उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। लूसी विरोध करती है तो वो उसे जोरदार मुक्का मारता है और फिर कई बार उसके पेट पर लाते बरसाता है। अचानक उसके टांके फट जाते हैं। पेट में छिपा पैकेट फट जाता है और पूरा नीला पाउडर उसके शरीर में फैल जाता है। अगले ही सेकंड उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। वो हवा में उछलकर दीवार और छत से टकराती है। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक दिखाई देने लगती है। उसी समय प्रोफेसर नॉर्मन कहते हैं, अगर इंसान अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल कर सके तो वो खुद पर, दूसरों पर, यहाँ तक कि पदार्थ पर भी नियंत्रण पा सकता है। कुछ सेकंड बाद लूसी बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। एक चीनी गुंडा कमरे में आता है। लूसी उसे अपने पास बुलाती है। जैसे ही वो करीब आता है वो उसकी बेल्ट पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। उसी बेल्ट की मदद से मेज पर रखी पिस्तौल अपनी तरफ खींचती है और देखते ही देखते कमरे में मौजूद बाकी सभी गुंडों को खत्म कर देती है। इसके बाद वो पागलों की तरह खाना खाने लगती है। उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा मांग रहा है। उसे अपने कंधे में गोली लगी दिखाई देती है, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। वो बिना हिचकिचाए खुद ही गोली निकाल देती है, फिर हथियार उठाती है, एक नई शर्ट पहनती है और सड़क पर
निकल जाती है। वो 2 टैक्सी ड्राइवरों से पूछती है क्या किसी को अंग्रेजी आती है। पहला ड्राइवर मना करता है। लूसी बिना एक पल गवाए उसकी टांग में गोली मार देती है। दूसरा घबराकर तुरंत कहता है हाँ मुझे आती है। लूसी टैक्सी में बैठती है और उसे सीधे अस्पताल चलने का आदेश देती है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि उसकी सुनने और देखने की क्षमता इंसानी सीमा से बहुत आगे निकल चुकी है। वो कार के बाहर हो रही बातें भी साफ सुन सकती है। अस्पताल पहुंचते ही वो साइलेंसर लगाकर अंदर जाती है। कुछ ही पलों में उसका दिमाग आसपास बोली जा रही पूरी ताइवानी भाषा समझ लेता है। अब हर शब्द उसे अंग्रेजी जैसा सुनाई देने लगता है। वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है जहां एक मरीज की सर्जरी चल रही होती है। सिर्फ एक एक्सरे देखकर वो समझ जाती है कि उस मरीज को बचाया नहीं जा सकता। वो उसे गोली मार देती है। ऑपरेशन टेबल खाली करवाती है और खुद उस पर लेट जाती है। डॉक्टर एनेस्थीसिया देने की बात करता है लेकिन लूसी मना कर देती है। सर्जरी शुरू होते ही वो अपनी माँ को फोन करती है। वो कहती है कि अब उसे अपने शरीर की हर चीज महसूस हो रही है। हवा, खून का बहाव, शरीर की गर्मी, गुरुत्वाकर्षण, यहाँ तक कि उसे बचपन की सबसे पुरानी यादें भी साफ याद आने लगी हैं। फिर वो भावुक होकर कहती है मुझे आज भी तुम्हारे दूध का स्वाद याद है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसके पेट से आधा खाली हो चुका पैकेट निकाल देता है। जब लूसी बताती है कि उस पदार्थ का नाम CPH4 है तो डॉक्टर सन्न रह जाता है। वो बताता है कि ये वही दुर्लभ तत्व है जो गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में भ्रूण के विकास के लिए बेहद कम मात्रा में बनता है और इसकी शक्ति इंसानी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। डॉक्टर हैरान रह जाता है कि इतनी मात्रा शरीर में जाने के बाद भी लूसी जिंदा कैसे है। अस्पताल से निकलते ही लूसी सीधे जंग के होटल पहुंचती है। इस बार वो शिकार नहीं शिकारी बनकर आई है। वो एक एक करके जंग के आदमियों को सटीक निशानों से खत्म करती हुई उसके कमरे तक पहुंच जाती है। जंग उस समय टैटू बनवाते हुए हेडफोन लगाकर सो रहा होता है। लूसी चुपचाप कमरे में दाखिल होती है। वहाँ मौजूद लड़की को बाहर भेजती है और 2 चाकुओं से जंग के दोनों हाथ मेज पर ही गाड़ देती है। दर्द से तड़पते जंग के सामने लूसी बताती है कि अब वह इंसानी शरीर के अंदर हड्डियों की बढ़त तक सुन सकती है और आसपास मौजूद हर इंसान की धड़कन महसूस कर सकती है। फिर वह सिर्फ उसकी पेशानी पर उंगलियां रखती है और उसके दिमाग से सारी जानकारी पढ़ लेती है। अब उसे पता चल चुका है कि बाकी 3 कुरियर बर्लिन, पेरिस और रोम जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वह जंग को मारती नहीं, उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। इसके बाद लूसी अपनी दोस्त कैरोलाइन के घर पहुंचती है और उससे एक लैपटॉप मांगती है। कुछ ही मिनटों में वह इंटरनेट पर CPH4 से जुड़ी सारी जानकारी खोज निकालती है। फिर प्रोफेसर नॉर्मन की हर रिसर्च पढ़ डालती है। आखिर में वह खुद प्रोफेसर नॉर्मन को फोन करती है और कहती है मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है और मुझे आपसे तुरंत मिलना है। मुझे अब सब कुछ याद रहने लगा है, हर छोटी से छोटी बात। प्रोफेसर नॉर्मन उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है, मैंने करीब 6700 पन्ने लिखे हैं, चाहो तो सब तुम्हें जुबानी सुना सकता हूँ। तभी उनके सामने रखा टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर लूसी दिखाई देती है। वह बताती है कि उसके शरीर की कोशिकाएं बेहद तेजी से बदल रही हैं और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे बचे हैं। प्रोफेसर हैरान होकर वजह पूछते हैं। लूसी बताती है कि उसके शरीर में सिंथेटिक CPH4 की बहुत बड़ी मात्रा पहुंच चुकी है। इसी वजह से उसका दिमाग सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा क्षमता पर काम कर रहा है। इस समय उसका ब्रेन 28% क्षमता तक पहुंच चुका है। अब वह सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को भी नियंत्रित कर सकती है। अपनी बात साबित करने के लिए वह एक साथ टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और रेडियो हर स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। फिर वह कहती है कि उसके दिमाग में इतनी जानकारी भर चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करे। प्रोफेसर नॉर्मन जवाब देते हैं ज्ञान को आगे बढ़ाओ, जैसे कोशिकाएं अपनी जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। लूसी उनकी बात मान जाती है और कहती है 12 घंटे में मैं आपके पास पहुंच रही हूँ। जाने से पहले वह अपनी दोस्त कैरोलाइन के लिए एक नोट छोड़ती है जिसमें उसकी सेहत से जुड़ी कुछ जरूरी सलाह और लीवर व किडनी की बीमारी की चेतावनी लिखी होती है। एयरपोर्ट पहुंचकर लूसी बिना किसी की नजर में आए अपना पूरा हुलिया बदल लेती है। उधर अस्पताल में हुई घटना की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होती है। इसी बीच लूसी फ्रांस के पुलिस अधिकारी पियरे डेल रियो से संपर्क करती है। वह ड्रग तस्करी से जुड़ा पूरा डेटा भेजती है और बाकी 3 पैकेट तुरंत सुरक्षित करने को कहती है। पियरे बिना देर किए कार्रवाई करता है। बर्लिन, पेरिस और रोम में मौजूद तीनों कुरियर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उधर चीनी माफिया ये सब देखकर बौखला उठता है। लूसी पेरिस जाने वाली फ्लाइट में बैठती है। सफर के दौरान भी उसका दिमाग लगातार काम कर रहा है। वह एक साथ 2 लैपटॉप पर अविश्वसनीय रफ्तार से काम करती रहती है। वह एयर होस्टेस से शैंपेन लाने को कहती है और बिना उसकी तरफ देखे बोलती है पहले अपनी नाक पोंछ लो। एयर होस्टेस चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी नाक से सचमुच खून निकल रहा है। गिलास मिलने पर लूसी विज्ञान के नाम जाम उठाती है। अब
उसका दिमाग 40% क्षमता पर पहुंच चुका है। लेकिन तभी कुछ डरावना होता है। गिलास में उसे अपना टूटा हुआ दांत दिखाई देता है। फिर एक के बाद एक कई दांत टूटकर गिरने लगते हैं। उसका शरीर तेजी से बिखरने लगता है। त्वचा पिघलने जैसी दिखाई देती है। वह तुरंत वॉशरूम भागती है। आईने में अपना चेहरा देखकर वह खुद सन्न रह जाती है। उसका चेहरा जैसे धीरे धीरे घुल रहा हो। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह बचा हुआ CPH-4 ले लेती है ताकि उसका शरीर स्थिर हो सके, क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे प्रोफेसर नॉर्मन तक अपना ज्ञान पहुंचाना है। अगले सीन में लूसी फिर से सामान्य दिखाई देती है और अस्पताल के कमरे में लेटी होती है। बाहर पियरे, पुलिस और डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसे दवा दी गई है और वह पूरे दिन बेहोश रहेगी। लेकिन अगले ही पल लूसी अचानक उठकर बैठ जाती है। नर्स घबराकर बाहर भागती है। जब पुलिस और डॉक्टर कमरे में पहुंचते हैं, लूसी गायब हो चुकी होती है। कॉरिडोर में पुलिस उसे रुकने का आदेश देती है। लूसी बस हल्का सा हाथ हिलाती है और देखते ही देखते सभी पुलिस वाले जमीन पर गिर जाते हैं। सिर्फ पियरे खड़ा रह जाता है। वो पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक की सारी गोलियां अपने आप बाहर गिर जाती हैं। लूसी शांत आवाज में पूछती है, बाकी पैकेट कहाँ हैं? पियरे बताता है कि वे फ्रांस में सुरक्षित रखे गए हैं। लूसी कहती है, मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और वहाँ से निकल जाती है। बाहर जंग का एक आदमी उन दोनों पर नजर रख रहा होता है और तुरंत अपने बॉस को खबर दे देता है। लूसी और पियरे पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं। रास्ते में लूसी को आसमान की तरफ जाती अनगिनत संचार तरंगे धागों की तरह दिखाई देने लगती हैं। वह उन्हीं में से एक सिग्नल पकड़कर जंग के आदमियों की रेडियो बातचीत सुन लेती है। फिर बिना कुछ कहे पियरे से स्टीयरिंग ले लेती है। पियरे हैरान होकर कहता है, ये पुलिस की गाड़ी है, लेकिन लूसी पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा देती है। उधर अस्पताल में बाकी 3 कुरियरों के पेट से पैकेट निकालने की तैयारी चल रही होती है। चारों तरफ पुलिस तैनात है, लेकिन जंग के हथियारबंद लोग अचानक हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में वे पुलिस को खत्म कर पैकेट लेकर भागने लगते हैं। तभी लूसी और पियरे वहां पहुंच जाते हैं। एक गुंडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। इसके बाद उसके सामने मौजूद सभी हथियार अपने आप उड़कर छत से चिपक जाते हैं। जो लोग उस पर हमला करने दौड़ते हैं, वे हवा में ही उठ जाते हैं। लूसी आराम से ब्रीफकेस उठाती है और पियरे से कहती है, चलो मेरे साथ। पियरे मुस्कुराकर कहता है, लगता है अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। लूसी जवाब देती है, नहीं, तुम मुझे एक जरूरी चीज याद दिलाते हो। दोनों सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। वहां प्रोफेसर नॉर्मन और कई वैज्ञानिक पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लूसी सबके सामने अपनी नई समझ समझाना शुरू करती है। वो कहती है, इस पूरी दुनिया में अगर कुछ सच है तो वह सिर्फ समय है, बाकी हर चीज इंसानों की बनाई हुई परिभाषा है। लूसी कहती है, प्रकृति में न तो नंबर होते हैं और न ही अक्षर, ये सब इंसानों ने दुनिया को समझने के लिए बनाए हैं। तभी एक वैज्ञानिक उसकी बात पर सवाल उठाता है और सबूत मांगता है। लूसी चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम्हारी बेटी गैब्रियल 6 साल की उम्र में एक नीली कार के एक्सीडेंट में मरी थी। कार की सीटें लेदर की थीं। ये सुनकर पूरा कमरा सन्न रह जाता है। लूसी समझाती है कि इंसान इस अनंत ब्रह्मांड को समझने के लिए सीमाएं बनाता है। नाम, नंबर और नियम सिर्फ हमारी समझ के लिए हैं। हकीकत में उनका कोई अस्तित्व नहीं। प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं, अगर ये सब असली नहीं है तो दुनिया चल कैसे रही है? जवाब में लूसी हवा में एक चलती हुई कार की छवि बना देती है। वो कहती है, अगर ये कार लगातार तेज होती जाए तो एक समय बाद हमारी आंखों से गायब हो जाएगी, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। यही काम समय करता है। समय के बिना कुछ भी मौजूद नहीं रह सकता। इसी दौरान जंग के हथियारबंद लोग यूनिवर्सिटी पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लूसी समझ जाती है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। वह बचा हुआ CPH-4 प्रोफेसर नॉर्मन को देती है। वैज्ञानिक तुरंत उसे इंजेक्शन के लिए तैयार करते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं, क्या तुम्हारा शरीर इतनी बड़ी मात्रा सह पाएगा? लूसी शांत होकर जवाब देती है, मेरी कोशिकाएं इसका विरोध करेंगी, लेकिन मुझे उनकी सीमा तोड़कर उनकी असली क्षमता तक पहुंचना होगा। जैसे ही इंजेक्शन उसके शरीर में जाता है, बाहर पुलिस और जंग के आदमियों के बीच भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। उधर लूसी का दिमाग 70% क्षमता तक पहुंच जाता है। अब उसका शरीर काले रंग के रहस्यमयी पदार्थ में बदलने लगता है, जो कमरे में मौजूद कंप्यूटरों की तरफ फैलने लगता है। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। अब लूसी पूरी तरह मशीनों और तकनीक के साथ एक होने लगी थी। बाहर लड़ाई और भी तेज हो जाती है। जंग लगातार अपने लोगों को अंदर भेजता रहता है। इधर लूसी के चारों तरफ सफेद रोशनी से भरी एक नई दुनिया बनने लगती है। तभी जंग का एक आदमी रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है। जबरदस्त धमाके के साथ दरवाजा उड़ जाता है। उसी पल लूसी समय और अंतरिक्ष की सीमाएं पार कर देती है। वो पल भर में अतीत की यात्रा करने लगती है। सभ्यताओं से भी पहले डायनासोरों के युग से गुजरते हुए आखिरकार वो उसी आदिम इंसान के सामने पहुंचती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लूसी आगे बढ़ती है और उसकी उंगली को छू लेती है। यही फिल्म का शुरुआती और आखिरी दृश्य एक दूसरे
से जुड़ जाते हैं। इसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करती है, मानो अब समय और स्थान दोनों उसके लिए मायने ही नहीं रखते। उधर वास्तविक दुनिया में जंग उसके पास पहुंच जाता है। लूसी का पूरा शरीर एक काले बिंदु में सिमटने लगता है। जंग उस पर गोली चला देता है, लेकिन अब वहाँ लूसी होती ही नहीं। जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े पड़े रह जाते हैं। उसी समय डेल रियो अंदर आता है और बिना देर किए जंग को गोली मार देता है। लूसी का काला पदार्थ धीरे धीरे एक छोटे से डेटा डिवाइस यानी फ्लैश ड्राइव जैसी आकृति में बदल जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन उसे अपने हाथ में उठा लेते हैं। उसमें लूसी का पूरा ज्ञान सुरक्षित होता है। कुछ ही पलों बाद वो रहस्यमयी पदार्थ भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लूसी अपना सारा ज्ञान प्रोफेसर नॉर्मन को सौंप चुकी होती है और उनकी जीवन भर की रिसर्च पूरी हो जाती है। डेल रियो चारों तरफ देखकर पूछता है, लूसी कहाँ है? तभी उसके फोन पर एक छोटा सा संदेश आता है, आई एम एवरीवेयर। और इसी के साथ एक बार फिर लूसी की आवाज सुनाई देती है। यही इस फिल्म का अंत है।